हाय वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री, है ना, माय यूट्यूब चैनल। क्या पढ़ रहे थे? सर्विस केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे? हमने प्रिपरेशन पढ़ ली है कोलॉइड्स की। वी हैव डन द प्रिपरेशन, वी हैव डन द प्यूरिफिकेशन। नाउ आज हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डू द प्रॉपर्टीज। ना, प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लगभग 12 प्रॉपर्टीज होती हैं क्लासिफिकेशन की, पर हमें सारी नहीं करनी है ना। तो कुछ खास प्रॉपर्टीज जितना सिलेबस में है उतना करेंगे, और वही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में से पूछा जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी ब्राउनियन मोशन, सुना होगा सबने नाम, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने, साइंटिस्ट का नाम है, 1827 में लिखा हुआ शायद मैंने, है ना। 1827 में उन्होंने क्या किया, ठीक है, उन्होंने पोलन ग्रेन्स के सस्पेंशन को माइक्रोस्कोप, एक स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप के में देखा। पोलन ग्रेन्स पता है, तो उसके सस्पेंशन को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। अब उन्होंने क्या देखा कि जो पोलन ग्रेन्स के पार्टिकल है उनका मूवमेंट जिगजैग है। जिगजैग है मतलब ये पार्टिकल, ये मीडियम है, मीडियम के अंदर ये पार्टिकल पहले इधर गया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर गया, 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 फिर इधर से इधर गया। मतलब क्या हो रहा है, और कंटिन्यू चल रहा है। फिर इधर से इधर गया, कंटिन्यू चल रहा है, फिर इधर से इधर गया। नाउ दिस zigzag मोशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल, ध्यान से सुनो क्या बोला, zigzag मतलब इरेगुलर, रैंडम, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज के रैंडम मूवमेंट को, जिसको कि हम जिगजैग मूवमेंट भी बोलते हैं, फेज के मूवमेंट को, है ना, उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो इसको हम बोलेंगे ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन समझ में आ गया क्या? इरेगुलर जिगजैग मूवमेंट किसका? फेज का, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले देखा था पोलन ग्रेन्स के अंदर, इसलिए उन्हीं के नाम पे हमने भी कॉल इट ब्राउनियन मोशन। इज दैट क्लियर? अब आती है सबसे पहली बात कि क्यों होता है ना, क्यों होता है? तो डिस्पर्स फेज का अपना कोई मूवमेंट होता है? नहीं होता। डिस्पर्स फेज का अपना कोई मूवमेंट, मतलब इस तरह से इरेगुलर मूवमेंट नहीं होता ना। कॉज देखो, कॉज पे क्या लिखा हुआ है। तो पहली बार ब्राउनियन मोशन समझ में आ गया, रैंडम इरेगुलर मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स फेज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड्स और गैसेस। लिक्विड्स और गैसेस में जैसे आप बोलोगे सर एग्जांपल दे दो, मैं एग्जांपल भी लिखाता हूँ। लिक्विड्स में तो यही हो गया, पोलन ग्रेन्स इन स्टिल वाटर, है ना, मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स इन स्टिल वाटर, दैट इज लिक्विड्स। गैसेस में क्या होता है, जब कभी कभी सुबह सुबह आप सो रहे हो, मम्मी ने पर्दा हटा दिया तो धूप आती है अंदर, धूप के साथ साथ आपको दिखता है कि क्या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, है ना, ठीक है। मोड्स बोलते हैं उनको, MOTES, मोड्स, डस्ट मोड्स इन एयर, दे आर सस्पेंडेड इन एयर। तो लिक्विड्स और एयर के अंदर जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है उनके जिगजैग मोशन को ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। व्हाट इज द कॉज? मैंने आपको पहले ही बोला कि डिस्पर्स फेज का अपना कोई मूवमेंट नहीं होता, होता भी है तो इस तरह से जिगजैग नहीं होता। कारण है डिस्पर्जन मीडियम। ये समझ में आया? अब तक आगे समझ में? देखो, अब देखो क्या है, मैं क्या बोलता हूँ, डिस्पर्जन, पहले मेरी बात सुनना, उसके बाद क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे उसको उसके ऊपर आएंगे। डिस्पर्जन मीडियम क्या है? कंटिन्यूअस मीडियम है ना। देखो ना, अगर मैं बोलूँ, हाइपोथेटिकल करते हैं, डिस्पर्जन मीडियम क्या है? कंटिन्यूअस मीडियम है। कंटिन्यूअस इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। मीडियम तो कंटिन्यू होगा ना, जैसे वाटर होगा, तो वाटर की कंटिन्यू एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, है ना। उसके अंदर डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ठीक है। मीडियम क्या है? कंटिन्यूअस है, और ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, ये डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है। अब क्या होता है, जो मीडियम होता है ना, मीडियम ये लेयर, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से कंटिन्यू मोशन में होती है। क्या बोला मैंने? डिस्पर्स फेज पार्टिकल का अपना ब्राउनियन मोशन अपने आप नहीं होता उनके अंदर। डिस्पर्जन मीडियम जो कि एक कंटिन्यूअस मीडियम है, कंटिन्यूअस मीडियम है मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक वायर ली, ठीक है, वायर में बहुत सारी आपने क्या कर दी, लड़ियां लगा दी, ठीक है। तो वो क्या है, वो जो लड़ियों की लंबी लंबी वायर्स आपको दिख रही हैं, ठीक है, वो उसको मान लो मीडियम, और आप वायर को हिला दो, वायर को रख दो, सारी लड़ियां ऐसे हिलेंगी, तो
वो समझ लो कि डिस्पर्जन मीडियम जो है वो कंटिन्यूस मीडियम है और अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से कंटिन्यू मोशन में होता है। कौन? फेज नहीं, मीडियम। अब मीडियम क्या है? मूवमेंट में तो क्या करता है, जैसे फेज का पार्टिकल उसके पास आता है, अब क्योंकि ये मोशन में है तो ये इसको हिट करता है। इधर से दूसरी लेयर है, इधर जैसे इसने इसको हिट किया, इधर से दूसरी लेयर आएगी वो उसको हिट करेगी, इधर से तीसरी लेयर आएगी वो उसको हिट करेगी, तो क्या होगा? इसका मोशन जिगजैग हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्स फेज पार्टिकल अपने आप कोई रैंडम मोशन कैरी नहीं करता। डिस्पर्जन मीडियम जो है वो कंटिन्यूअस मोशन में होता है अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। कौन? डिस्पर्जन मीडियम। और क्योंकि वो कंटिन्यूअस मीडियम है, वो पूरे बीकर में फैला हुआ है, तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता है, तो जैसे ही डिस्पर्स फेज का पार्टिकल उसके पास आता है वो उसको बम्बार्ड कर देता है, ठीक है, दूसरी जगह पहुंचा देता है। दूसरी जगह से दूसरी लेयर है मीडियम की, वो उसको हिट करती है, तो इसकी वजह से डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का मूवमेंट जिगजैग हो जाता है। तो अब जरा एक बार पढ़ लें इसको। कंटिन्यूअस, ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ, कंटिन्यूअस अनइक्वल बम्बार्डमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल बाय डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल, इसको रट लो। क्या बोला? कंटिन्यूअस अनइक्वल बम्बार्डमेंट। अनइक्वल तो हो गई क्योंकि कोई ज्यादा तेजी से हिट करेगा, कोई हल्के से हिट करेगा, तो कंटिन्यूअस अनइक्वल बम्बार्डमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल बाय डिस्पर्जन मीडियम। अब क्यों हिट कर रहा है? क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से कंटिन्यूअसली मोशन में होती है, तो जैसे ही उसके पाथ में डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल आता है वो उसको बम्बार्ड करती है, और ऐसा हर डायरेक्शन से हो रहा है, इसकी वजह से पाथ बिकम्स जिगजैग। समझ में आ गया? हाँ है ना? इतनी बात समझ में आ गई? तो ब्राउनिंग मोशन आपने देख लिया, ये आपने पढ़ लिया। अब पहली बात, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी, एग्जांपल्स ब्राउनिंग मोशन के बता दी, ठीक है। नाउ अब आते हैं कुछ नोट के ऊपर, एनओटी नोट। पहली बात, क्या ये नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा? क्या ब्राउनियन मोशन, बीएम लिखूंगा मैं इसको, ब्राउनियन मोशन इज इंडिपेंडेंट। क्या बोला? ब्राउनियन मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे डिपेंड करेगा। हाँ करेगा। छोटा साइज पार्टिकल होगा तो उसको हिट करना आसान है, ठीक है। तो अगर ब्राउनियन मोशन, दूसरी बात, ब्राउनियन मोशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, दैट इज स्मॉलर साइज मोर ब्राउनियन मोशन, ठीक है। जितना पार्टिकल का साइज होगा उतना उनकी हिटिंग रैंडम होगी, मतलब उतना ज्यादा उसमें हिटिंग इम्पैक्ट ज्यादा होगा, ठीक। दूसरी बात ब्राउनियन मोशन इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अगर ऑब्वियस ही बातें दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अगर कॉमन सेंस की बात है, अगर विस्कोसिटी सॉल्वेंट की ज्यादा होगी, विस्कोसिटी पता है ना, शहद, पानी, शहद की ज्यादा विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो मूवमेंट ऑफ लेयर्स बहुत स्लो होगा और उसकी वजह से हिटिंग इम्पैक्ट कम हो जाएगा, तो ब्राउनियन मोशन कम हो जाएगा। तो विस्कोसिटी कम तो ब्राउनियन मोशन ज्यादा। कई बार ये पूछते हैं, नीट में पूछे ना ये क्वेश्चन ऐसे, आपको छोटी छोटी बात ध्यान रखनी पड़ेगी। साइज कम तो ब्राउनियन मोशन ज्यादा, साइज ज्यादा तो ब्राउनियन मोशन कम, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ तक हो गया बच्चों। अब क्या सस्पेंशन में क्या हो गया, यहाँ तक हो गया इसको बच्चों। अब हमने 3 तरह के पोलराइजेशन पढ़े थे। क्वेश्चन स्कूल लेवल पे पूछा जाता है कि स्कूल लेवल पे क्या पूछा जाता है कि ट्रू सॉल्यूशन में ब्राउनियन मोशन मिलता है, पहली बात, या सस्पेंशन में ब्राउनियन मोशन मिलता है, दूसरी बात। पहला सवाल, ट्रू सॉल्यूशन में ब्राउनियन मोशन नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। शुरू में पढ़ाया था आपको ट्रू सॉल्यूशन कोलाइडल सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द ब्राउनियन मोशन। सेकेंड पार्ट, सस्पेंशन में ब्राउनियन मोशन नहीं मिलता, ये ज्यादा है। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और जब पार्टिकल साइज बड़ा होता है तो हिटिंग इम्पैक्ट कम हो जाता है, आपने यहाँ पे देखा है ना। तो हम बोलेंगे नो ब्राउनियन मोशन इज फाउंड इन सस्पेंशन, क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत बड़ा हो गया तो हिटिंग इम्पैक्ट 0 हो गया, मतलब वो बड़ा हो गया, ऑब्वियस सी बात है। बड़ा हो गया, पार्टिकल साइज बड़ा हो गया तो उसमें हिटिंग का इम्पैक्ट, वो हिल नहीं रहा हो तो ब्राउनियन मोशन सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पहले तो हाँ या ना,
यहाँ तक आया। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, तो मेरे ख्याल से ब्राउनिंग मोशन समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट सवाल ना, इंपॉर्टेंस क्या है ब्राउनिंग मोशन की, ठीक है। एक तो आप इससे एवोगाड्रो नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे वो हमें नहीं पढ़ना है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगाड्रो नंबर कर सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर पता है ना, तो ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ निकाल सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं, निकाल सकते हैं एवोगाड्रो नंबर विद द हेल्प ऑफ ब्राउनिंग मोशन, पर हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द रीजन, ऑल्दो बहुत सारे रीजन होते हैं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं स्टेबिलिटी ऑफ पोलराइजेशन, हमने कहा था पोलराइजेशन में क्या होता है कि डिस्पर्स फेज का पार्टिकल मूव करता रहता है डिस्पर्शन मीडियम में। भाई डिस्पर्स फेज के पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, नीचे नहीं बैठना चाहिए। नीचे अगर बैठ गया, पीपीटी बन गया, तो हम बोलेंगे अनस्टेबल है, अनस्टेबल पोलराइजेशन, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ब्राउनिंग मोशन की वजह से डिस्पर्स फेज पार्टिकल कंटिन्यूअसली मोशन में, तो नीचे नहीं बैठेंगे, तो हम बोलेंगे अवर पोलराइजेशन इज मोर स्टेबल, तो ब्राउनिंग मोशन इज रिस्पॉन्सिबल, this is one of the reasons, this is not the only reason, this is one of the reasons responsible for the stability of colloidal solution। क्या बोला हमने, responsible for the stability of colloidal solution, one of the reason कि why colloidal solution is stable। तो होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या है ब्राउनिंग मोशन, कंटिन्यूअसली zigzag मोशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, कंटिन्यूअस zigzag मोशन किसका, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल का, डिस्पर्स्ड फेज स्टार्च इन वाटर, स्टार्च का होगा, ठीक है। दूसरी बात क्यों होता है, क्योंकि डिस्पर्शन मीडियम का कंटिन्यूअस मोशन होता है, ठीक है, वो मूव करती रहती है हर डायरेक्शन से, ठीक है। तो जैसे उसके पाथ में डिस्पर्स फेज पार्टिकल आता है, एक लेयर इधर से हिट करेगी, दूसरी लेयर के पाथ में आएगा उधर से हिट करेगी, इसकी वजह से डिस्पर्स फेज का पार्टिकल zigzag हो जाता है। तो कंटिन्यूअस अनइक्वल बम्बार्डमेंट किसका, डिस्पर्स फेज पार्टिकल का, किसके द्वारा, बाय डिस्पर्शन मीडियम द्वारा। वो क्यों हिट करती हैं, क्योंकि वो अपने कंटिन्यूअस मोशन में होती हैं ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि डिस्पर्शन मीडियम, सॉरी पोलराइजेशन, ब्राउनिंग मोशन पोलराइज्ड सॉल्यूशन के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड करता है। हाँ करता है, जितना कम साइज होगा उतना ब्राउनिंग मोशन ज्यादा। विस्कोसिटी ऑफ मीडियम में करता है, हाँ जितने विस्कस कम होगा, विस्कोसिटी ज्यादा तो ब्राउनिंग मोशन कम, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ लेयर्स कम हो जाएगा, ठीक। फिर हमने बोला क्या ट्रू सॉल्यूशन में मिलेगा, होमोजीनियस होता नहीं मिलेगा, सस्पेंशन में मिलेगा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा तो हीटिंग इम्पैक्ट कम। जैसे वो पार्टिकल साइज सस्पेंशन के साइज के बराबर हो जाएगा, यानी कि 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा, हीटिंग इम्पैक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसलिए ब्राउनिंग मोशन बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बाकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी, तो ब्राउनिंग मोशन खत्म हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, दैट इज टिंडल इफेक्ट, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चों कोलॉइडल सॉल्यूशन की सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। और टिंडल इफेक्ट आपने छोटी क्लासेस में सुना होगा, आज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। किसने किया था, जॉन टिंडल 19th सेंचुरी में, किसने, जॉन टिंडल इन 19th सेंचुरी, ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट के पीछे लंबी चौड़ी कहानी है, इसमें 3 आपके साइंटिस्ट जो उनका हाथ है। सबसे पहले तो फैराडे का नाम सुना है, सबसे पहले टिंडल इफेक्ट उन्होंने देखा था, ठीक है। पर इस पे एक्सटेंसिव रिसर्च जो है वो जॉन टिंडल ने की थी। दोनों दोस्त थे फैराडे, पर फैराडे बेचारे अपने इलेक्ट्रिकल वो आपको इलेक्ट्रोलिसिस उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट थे, तो दोस्त को एक काम सौंप दिया कि भैया आप सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज ढूंढो, ठीक है। फिर इसमें एक और साइंटिस्ट आएंगे, उनका नाम है जिंग मॉन्डी, ठीक है। उन्होंने क्या किया, टिंडल ने क्या किया, जॉन टिंडल सर ने क्या किया, वो इस इफेक्ट में देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या करें, हमने बोला एक लाइट का सोर्स है, ट्यूबलाइट लगा दी सपोज, 2 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन, पहला कौन सा है, NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, यानी कि वो ट्रू सॉल्यूशन है। दूसरा गोल्ड का सॉल्यूशन है, गोल्ड का सॉल्यूशन मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। मिल्क का सॉल्यूशन, मिल्क इन वाटर भी रख सकते हो, कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन रख सकते हो, ठीक है। इस पर बहस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लायोफिलिक लायोफोबिक को बात की बात है।
रख दिया। अब जब हमने सोर्स ऑफ लाइट को दोनों के थ्रू मारा, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन, तो जिस जिस पोर्शन में लाइट पास हुई, ट्रू सॉल्यूशन में तो लाइट का पाथ विजिबल नहीं हो, लाइट का पाथ विजिबल हो रहा है मतलब इससे समझते हो, जिस पोर्शन से लाइट पास हुई वो वाला पोर्शन ग्लो करने लग जाना चाहिए, यानी कि चमकना शुरू कर देना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि जिस पाथ से लाइट पास हो रही है वो पाथ हमें दिखाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपने घर में ट्यूबलाइट खोली, यहाँ पे भी 3-4 ट्यूबलाइट जली हुई है, घर में आपने ट्यूबलाइट खोली, क्या पाथ दिखता है आपको? लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ऐसा दिखता है? नहीं दिखता ना, तो पाथ इज नॉट विजिबल। बट जब आप लाइट को कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू पास कर रहे हो, ठीक है, तो उसका पाथ जितने पोर्शन से वो लाइट पास होगी, ठीक है, वो पाथ विजिबल हो जाएगा। इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन, व्हेन अ बीम of light is passed through colloidal solution, ठीक है, then path of light becomes visible, ठीक है, path of light becomes visible, known as, क्या बोलेंगे इसे? known as टिंडल इफेक्ट। यहां तक समझ में आ गया? तो टिंडल इफेक्ट क्या है कि भाई कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू लाइट को पास करो और पाथ जो है हमें दिखना चाहिए कि कितने पोर्शन से लाइट पास हुई, उसको बोलेंगे टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब क्यों होता है कॉज, व्हाट इज द कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट, ये आप नोट करेंगे साथ साथ, ठीक है बच्चों, क्योंकि मैं हटा दूंगा, मुझे अभी और बहुत सारे डिजाइन बनाने हैं इसमें भी। कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट, अगर मैं बोलूं व्हाट इज द कॉज, क्यों होता है, तो कॉज का कारण है स्कैटरिंग, ठीक है। कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग, SCATTERING। स्कैटरिंग पता है ना, फैलाना लाइट को, हर डायरेक्शन में फैलाना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। तो जॉन टिंडल ने क्या किया था, सर ने उसको नेक डाई से देखा था कि यार अगर मैं इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू लाइट को पास करता हूं तो उतना पाथ मुझे विजिबल हो जाता है, और इसने नाम, इसलिए इसका नाम पड़ा टिंडल इफेक्ट। तो फिर हमने पूछा क्यों होता है, तो उसने बोला कि कोलाइडल सॉल्यूशन पे जब लाइट पड़ती है तो वो उसको हर डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं। अब किस डायरेक्शन में मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है वो बात की बात है, पर उसको फैला देते हैं और इसकी वजह से उसका पाथ विजिबल हो जाता है। तो कॉज क्या हुआ टिंडल इफेक्ट का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। अब हमने बोला भाई NaCl के सॉल्ट में क्यों नहीं हुआ, NaCl का जो सॉल्यूशन था उसमें क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, ट्रू सॉल्यूशन, नोट क्या है, नोट लिख रहा हूं यहां पे, नोट क्या है, ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, बहुत छोटे हैं, टू कॉज स्कैटरिंग। क्या बोला, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, यानी कि अब दिमाग में बात आएगी, यानी कि पार्टिकल का साइज मैटर करता है कि कौन सा पार्टिकल स्कैटर करेगा या नहीं करेगा, हाँ करता है मैटर। तो साइज कितना होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन दे आर स्कैटरिंग द लाइट तो पार्टिकल साइज 1 to 1000 नैनोमीटर होना चाहिए। अब इसमें आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि ज्यादा स्कैटरिंग कब कोलाइडल पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं, यहां तक तो आ गया, कब ज्यादा करेंगे कब कम करेंगे उसके ऊपर भी बहस होगी। पर अभी सिर्फ क्या कि कौन दिखाता है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं दिखाता, कौन दिखाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन दिखाता है ट्रू सॉल्यूशन। और क्यों दिखाता है, क्योंकि वो लाइट को स्कैटर कर पाता है, कौन, कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन दिखाता है, नहीं दिखाता, क्यों, बहुत छोटा है, स्कैटरिंग करनी पॉसिबल नहीं। क्या बोला, बहुत छोटा है, स्कैटरिंग करनी पॉसिबल नहीं है, बहुत छोटा है, स्कैटरिंग करनी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। अब देखो बच्चों क्या ज़िंग-मॉर्टिन ने क्या किया, जॉन टिंडल ने क्या किया, जॉन टिंडल ने इसको देखा नेक डाई से, ठीक है। ज़िंग-मॉर्टिन ने क्या किया, मैं थोड़ा सा और दिखा रहा हूं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जरा ध्यान से देखें, उन्होंने एक लाइट का सोर्स लिया, दिस इज अवर सोर्स ऑफ लाइट, ये सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सामने इसके पाथ में प्रिज्म रख दिया, सॉरी कोन रख दिया, लेंस रख दिया,
और यहाँ पे आपका ये बीकर है और यहाँ पे लगा दिया अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। क्या लगा दिया? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप किस डायरेक्शन में? अब देखो पहली बात, ये लाइट आएगी, ठीक है, ये यहाँ पे पोलैरिटी पार्टिकल्स है। जैसे लाइट पोलैरिटी पार्टिकल में पड़ेगी वो उसको स्कैटर कर देगा हर पॉसिबल डायरेक्शन में, इधर इधर इधर, स्कैटर्ड लाइट। दिस इज व्हाट SCATTERED, स्कैटर्ड लाइट, ठीक है। अब देखो क्या, जैसे पोलैरिटी पार्टिकल्स पे लाइट पड़ेगी वो उसको स्कैटरिंग करने शुरू कर देगा और ये पाथ पूरा विजिबल हो जाएगा क्योंकि हर डायरेक्शन में स्कैटर करेगा, है ना बेटा। जितने जितने पोर्शन में लाइट पास होगी, ठीक है, उतना पोर्शन, तो इसको बोलते हैं टिंडल कोन। टिंडल कोन, ठीक। तो जिंगमॉन्डी ने क्या किया? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगा के इस टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व किया। हाँ, उसमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में उसे इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं दिखा, उसको सिर्फ क्या दिखा? स्कैटरिंग दिखी। यानी कि अगर हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो आप सोचें कि हम माइक्रोस्कोप ले रहे हैं, हमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स दिखेगा, नहीं। इट्स नॉट द इंडिविजुअल पार्टिकल, इट्स द स्कैट, जो सिर्फ दिख रहा है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, दैट इज स्कैटरिंग। तो किसने किया था? जिंगमॉन्डी। याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अब देखो, हमने बोला टिंडल इफेक्ट मैक्सिमम कब होगा? याद आ गया? स्कैटरिंग लाइट आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते, ये समझ में आ गया? पक्का पक्का, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि टिंडल इफेक्ट इज मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड। मैक्सिमम टिंडल इफेक्ट कब होगा? इसकी दो कहानियां हैं। पहली, आपको पता है पोलैरिटी पार्टिकल का साइज कितना होता है? 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो ये ऑब्जर्व किया गया। पहली बात तो राइट एंगल से देखोगे तो मैक्सिमम स्कैटरिंग होगी, राइट एंगल पे मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है, तो राइट एंगल पे लगा रखी, इस डायरेक्शन में लाइट प्रोपेगेट कर रही है, ऊपर से देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल है, तो उसको मैक्सिमम स्कैटरिंग दिख रही है। किसको? जिंगमॉन्डी को। किससे? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। अब मैक्सिमम टिंडल इफेक्ट क्या होगा? नाउ ये क्वेश्चन बनता है बहुत प्यारा, नीट वालों के लिए और जेई मेंस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस पे कंसेप्चुअल बन जाता है। तो टिंडल इफेक्ट मैक्सिमम कब ऑब्जर्व होगा? व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, wavelength of light and diameter of particle should not differ. Greatly in magnitude. मतलब क्या? अगर आप 400 नैनोमीटर की लाइट यूज कर रहे हैं तो पार्टिकल का जो डायमीटर है वो भी 400 नैनोमीटर होना चाहिए, यानी कि पार्टिकल साइज बोल लो। आपको पता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में पोलराइजेशन आता है, तो अगर आप 200 नैनोमीटर की ले रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि जो पार्टिकल साइज है पोलैरिटी पार्टिकल्स का वो भी उसी के पास रहे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 900 नैनोमीटर का यूज पार्टिकल साइज यूज कर रहे हैं और 100 नैनोमीटर की लाइट यूज कर रहे हैं, तो टिंडल इफेक्ट दिखेगा तो सर दिखेगा तो कम ऑब्जर्व, स्कैटरिंग कम होगी। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको अच्छे से टिंडल इफेक्ट देखना है, मैक्सिमम स्कैटरिंग देखनी है, तो डायमीटर जो पोलैरिटी पार्टिकल्स का है और जो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज आप कर रहे हो, दे शुड नॉट डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड, उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बी पार्ट, जो डिस्पर्स फेज है पार्टिकल है, पोलैरिटी पार्टिकल है, जिसको क्या फेज का पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है, और जो डिस्पर्शन मीडियम है उनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। क्या बोला मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, ये तो पता होगा, फिजिक्स में पढ़ लिया होगा अब तक, ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। दिखाई दे रहा है बच्चों? क्या बोला? द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम शुड डिफर, इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। पहले वाला क्या था? पार्टिकल साइज और वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडिसेस
बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज, ये आपको पता है, फिजिक्स में पढ़ लिया आपने, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, शुड डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए, तब जाके आपको मैक्सिमम टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। तो मेरे ख्याल से टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया होगा। क्या है टिंडल इफेक्ट? जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू, ठीक है, लाइट को पास करते हैं, तो जिस पोर्शन के थ्रू लाइट पास होती है उसका पाथ आपको विजिबल हो जाता है, ठीक है। किसने देखा? जॉन टिंडल ने 19वीं सेंचुरी में देखा, पर उसने नेक्ड आई से देखा, ठीक है। तो दिस जो विजिबल हुआ लाइट का पाथ, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्यों हुआ? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, जैसे लाइट पड़ती है उसको हर डायरेक्शन में फैला देते हैं। मैक्सिमम स्कैटरिंग 90 डिग्री पे होती है, तो जिंक बॉन्डिंग ने क्या किया, 90 डिग्री पे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप लगाया और फिर लाइट को पोलराइजेशन के थ्रू पास किया, तो उसने देखा कि जो पाथ ऑफ लाइट था वो विजिबल हो गया। डिफरेंस इतना ही है कि जॉन टिंडल ने नेक्ड आई से देखा, जिंक बॉन्डिंग ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा, और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में क्या है, स्कैटरिंग दोनों को दिखी। फिर जो इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैक्सिमम टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएगा, कब दिखाएगा? जब पार्टिकल साइज, जो पार्टिकल आपने लिया उसका डायमीटर, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल लिया उसका डायमीटर, और वेवलेंथ ऑफ लाइट जो आपने यूज की, उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि दे शुड बी कंपेरेबल। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इंडिसेस है बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तो ज्यादा स्कैटरिंग होगी, तो ज्यादा टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो इस वीडियो में हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, किसकी? कोलाइडल पार्टिकल्स की। अब जो अगला वीडियो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है इस चैप्टर का, क्योंकि उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें हम कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? चार्ज। अब चार्ज वाली प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और अगले वीडियो में मिलते हैं चार्ज के साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।